हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ेंगे इस वीडियो में अध्याय 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण। हमने इस वीडियो में पिछले वर्ष में आए हुए सभी प्रश्नों को शामिल किया है। तो विद्यार्थियों, बिना स्किप करे पूरा वीडियो ध्यान से देखना। तो चलो शुरुआत करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, फेराडे और हेनरी के प्रयोग से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है तो वो आपको इस प्रयोग के बाद समझ आएगा। तो विद्यार्थियों, फेराडे का पहला प्रयोग, फेराडे ने क्या किया विद्यार्थियों कि यहां पर उन्होंने एक कोइल ले ली, एक कुंडली ले ली। इस कुंडली के साथ उन्होंने एक धारामापी जोड़ा हुआ है। ठीक, यहां तक की कहानी समझ में आ गई। फेराडे साहब ने क्या किया विद्यार्थियों, एक कुंडली ली। इस कुंडली के पास में वो एक चुंबक लेकर आते हैं। ये चुंबक है NS। विद्यार्थियों, कुंडली, बंद कुंडली ली उन्होंने, एक कुंडली ले ली। ठीक, इसको धारामापी से जोड़ दिया। अब वो इस कुंडली के पास में इस चुंबक को लेकर आते हैं। तो जब वो इस कुंडली को के पास में चुंबक को लेकर आते हैं, ऐसे चुंबक को पास में लेकर आ रहे हैं, तो जब वो कुंडली के पास में चुंबक को लेकर आए तो उन्होंने यह देखा विद्यार्थियों कि ये जो धारामापी है इसमें विक्षेप होता है। धारामापी में विक्षेप होता है। धारामापी में विक्षेप होता है अर्थात कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक, फिर उन्होंने क्या किया कि जब वो चुंबक को पास में ला रहे थे ऐसे, तो उन्होंने उस चुंबक को वहीं पर रोक दिया। तो जब चुंबक को उन्होंने क्या कर दिया, स्थिर कर दिया, तो विद्यार्थियों उन्होंने देखा कि विक्षेप शून्य हो गया। पहले वो जब चुंबक को कुंडली के पास में ला रहे थे तो कुंडली में क्या हो रहा था, विक्षेप हो रहा था। जैसे ही उन्होंने चुंबक को रोक दिया, चुंबक का वेग शून्य कर दिया, तो उन्होंने ये देखा कि कुंडली में कोई विक्षेप नहीं हो रहा। फिर उन्होंने क्या किया कि चुंबक को अब कुंडली से दूर ले गए। तो चुंबक को जब कुंडली से दूर ले जा रहे थे तब भी कुंडली में क्या हो रहा था, विक्षेप हो रहा था। पर हां, अब विक्षेप की दिशा विपरीत हो गई थी। पहले इस दिशा में विक्षेप हो रहा था, तो जब दूर ले जा रहे थे तो उसके ठीक विपरीत दिशा में विक्षेप होना प्रारंभ हो गया। यहां से हम ये सीखे कि जब चुंबक को पास में ला रहे थे, चुंबक को दूर ले जा रहे हैं, दोनों ही परिस्थिति में कुंडली में धारा प्रेरित हो रही है। नंबर एक बात ये याद रखना। फिर उन्होंने ये किया कि इस चुंबक को स्थिर कर दिया और इस कुंडली को इस चुंबक के पास में लेकर आए। तो जब कुंडली को चुंबक के पास में लेकर आ रहे थे तो भी कुंडली में विक्षेप हो रहा था, चुंबक स्थिर है। फिर चुंबक से जब कुंडली को दूर ले जा रहे थे तब भी विक्षेप हो रहा था। जब कुंडली को रोक देते थे तो विक्षेप शून्य हो जाता था। तो यहां हमने ये सीखा कि जब कुंडली हो या फिर चुंबक हो, दोनों में से कोई भी गति में हो तो भी क्या होता है, धारा प्रेरित होती है। ठीक है, इस प्रयोग को थोड़ा सा और अलग तरीके से करते हैं। ये अगले प्रयोग में उन्होंने क्या किया, प्रयोग नंबर 2 में उन्होंने क्या किया, इसको अपन दे देते हैं प्रयोग 2। ये सारे चीजें मैंने एनसीईआरटी से ली है। तो वहां पर आप देखते हैं कि ये जो दूसरा आपकी जो कोइल है, चुंबक की को रिप्लेस कर दिया। चुंबक को किससे रिप्लेस कर दिया, हमने दूसरी कोइल से रिप्लेस कर दिया और उस दूसरी कोइल को आपने एक बैटरी से जोड़ दिया। ठीक, आपने क्या किया, चुंबक की जगह आपने अब कुंडली ले ली। ठीक, और उसमें उसे कुछ कुंडली को एक बैटरी से जोड़ दिया। अब इस कुंडली को इसके पास में लेकर गए तो भी वही कहानी, जब कुंडली को इस दूसरी कुंडली यानी C2 वाली कुंडली के पास में ला रहा हूं तो भी विक्षेप हो रहा है। जब इसको दूर ले जा रहा हूं तो भी विक्षेप हो रहा है। तो बच्चों यहां भी वही कहानी, रोक दी कुंडली को तो भी तो विक्षेप क्या हो गया, शून्य हो गया। तो यहां भी यही बात समझ आती है कि जब विक्षेप कब हो रहा है, जब एक दोनों कुंडलियों के बीच में गति हो रही है तो विक्षेप उत्पन्न हो रहा है, यानी कि धारा प्रेरित हो रही। देखो बच्चों, ये जो दूसरी कुंडली है, एक प्रकार से ध्यान से देखो, ये जो दूसरी कुंडली है, जब किसी कुंडली को आप क्या करेंगे, धारा प्रवाहित करते हैं तो वो कुंडली क्या किसकी तरह व्यवहार करने लग जाती है, चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाती है। विद्युत चुंबक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो विद्यार्थियों ये दूसरा प्रयोग था।
अब तीसरे प्रयोग में कुछ और परिवर्तन करते हैं। तीसरे प्रयोग में यह किया गया कि इसे एक धारामापी से अपन ने जोड़ी रखा है पहली वाली कोइल को। अब दूसरी कुंडली के साथ बैटरी और एक दाब कुंजी जोड़ दी। अब यह देखा गया कि जब इस दाब कुंजी को प्रेस करते हैं तो इस कुंडली में धारा प्रेरित होती है अर्थात विक्षेप होता है। जैसे ही इस कुंडली को अगर आप दबा के रखते हैं, प्रेस करके रखते हैं, तो यह विक्षेप क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। फिर जैसे ही आप इस दाब कुंजी को रिलीज करते हैं, यानी कि इस सर्किट को ओपन करते हैं, सर्किट को खोलते हैं, तो उस परिस्थिति में भी विक्षेप होता है। हाँ, यहां यह समझ आता है कि अगर धारा एक जैसी बह रही है, इस C2 वाली कुंडली में धारा एक जैसी बह रही है, तो यहां पर कोई विक्षेप नहीं होता। अर्थात जब आपने क्या किया, कुंडली को बंद किया और कुंडली को चालू किया, तभी जाकर विक्षेप हुआ। अभी हम केवल इतना सीखे कि जब चुंबक और कुंडली के बीच में आपेक्षिक गति होती है, जब चुंबक और कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति होती है, तो उस आपेक्षिक गति से, जब चुंबक और कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति होती है, तो उस आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में एक धारा उत्पन्न हो जाती है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, और इस प्रेरित धारा को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इतना आपको समझ में आया होगा। हम ये समझ गए कि जब चुंबक और कुंडली के मध्य गति होगी तो धारा प्रेरित हो जाएगी, और इस घटना को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। परिभाषा हमने यहाँ लिखी हुई है। जब एक चुंबक और कुंडली के मध्य अपेक्षित गति होती है, उस कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल भी कहते हैं। ठीक है, यदि यह परिपथ खुला होता, बच्चों ध्यान रखना, यहाँ ये जो कुंडली है, ये परिपथ अगर क्या होता, खुला परिपथ होता, अगर ये परिपथ खुला होता तो उसमें केवल विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता। ठीक है, और परिपथ बंद होगा तो विद्युत वाहक बल तो प्रेरित होगा, इसके साथ साथ प्रेरित धारा भी उत्पन्न होती है। तो यहां हम पढ़े कि जब एक चुंबक और कुंडली के मध्य अपेक्षित गति होती है, तो उस कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। यदि कुंडली बंद है तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। यह घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। कुंडली खुली है तो केवल विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और यदि कुंडली बंद है तो उसमें क्या उत्पन्न होता है, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। आपको परिभाषा याद होनी चाहिए, ठीक है, कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा समय जरूर लग जाएगा, पर एक ही इसी वीडियो में आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हमें जब हम ये प्रयोग पढ़े हमने, तो इन प्रयोग में हमें एक बात समझ नहीं आई कि ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण ये विद्युत वाहक बल या विद्युत धारा प्रेरित हो रहे हैं। ठीक है, उस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, अब चुंबकीय फ्लक्स आप लोगों ने विद्युत फ्लक्स पढ़ रखा है पहले चैप्टर में, तो उसमें आपने ये पढ़ा था कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या या फिर क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते थे। उसी टाइप से चुंबकीय फ्लक्स भी, चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल के लंबवत गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से दर्शाते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत कोई तल रखा हो, तो यदि तल का क्षेत्रफल 1 हो तो उससे उस तल से कुल बद्ध क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो हो जाएगा BA cos θ। हम इसको ऐसे समझो, हमारे पास ये एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ये जो रेखा है आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रही है बाहर जाती हुई, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ये एक प्लेट रखी हुई है। ठीक है, अब इसके ये हो गया इसका क्षेत्रफल, जिसको अपन इसका क्षेत्र सदिश कह रहे हैं, और ये हो गया इसका चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का कोण थीटा है। इस एक के हमने 2 कंपोनेंट कर दिए, तो ये हो जाएगा A cos θ। तो ये क्या हो गया बच्चा, BA cos θ। तो विद्यार्थियों
किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, हम उस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। यानी कि इसमें दो स्थितियां हो सकती। यदि आपका थीटा 0 हो तो फाई बराबर बी ए कोस 0, कोस 0 की वैल्यू 1। यानी कि देखो, इसको थोड़ा एक बार और समझ लो कि ये जो आपका पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर हमने इसका एक क्षेत्र सदिश ले लिया, मान लो ये ए है, और यहां से ये आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जा रही है। ठीक है, अब क्षेत्र सदिश सदैव पृष्ठ के अभिलंबवत होता है, और ये जो थीटा बन रहा है बच्चा, ये क्षेत्र सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में बनता है। ये थीटा किसके बीच में बनता है, क्षेत्र सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में ही बनने वाला कोण है। तो अगर ये थीटा 0 है, अर्थात हम कहें कि चुंबकीय बल रेखाएं अगर क्षेत्र सदिश के समानांतर है, अर्थात पृष्ठ के अभिलंबवत है। देखो ये बात को ध्यान रखना है, पृष्ठ के लंबवत होने का मतलब है क्षेत्र सदिश के क्या है, समानांतर है। देखो बच्चों, ये मान लिया ये रेड वाला पेन जो आपको दिख रहा है, ये क्षेत्र सदिश हो गया। अब इसके समानांतर बल रेखाएं ऐसे जा रही है, तो इन दोनों के बीच का कोण कितना हो गया, 0 डिग्री, जो मैंने पहला केस लिखा। अब ये देखो, ये पृष्ठ है जो मेरा हथेली है, ये मेरा आपका क्या हो गया, पृष्ठ। तो पृष्ठ के आप क्या हो, लंबवत, क्षेत्र सदिश के समानांतर और पृष्ठ के लंबवत। तो थीटा बराबर 0 का मतलब है आप पृष्ठ के तो लंबवत है, यानी तल के लंबवत हैं, पर क्षेत्र रेखाओं के साथ क्या है, आप समानांतर हैं। ठीक है, आपका जो क्षेत्र सदिश और जो क्षेत्र रेखाएं है उनके बीच का कोण 0 डिग्री। ये अधिकतम की स्थिति। अगर हम मान के चले कि थीटा बराबर 90 डिग्री, तो फाई बराबर बी ए कोस 90, कोस 90 अर्थात 0। अगर ये बी और ए के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाए, ये बी और ए यानी जो क्षेत्र सदिश है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाए, अर्थात पृष्ठ के समानांतर हो जाए, तो उस परिस्थिति में आपका चुंबकीय फ्लक्स 0 होगा। हाँ, अब एक नई चीज हमने सीखी, चुंबकीय फ्लक्स, यानी किसी पृष्ठ से गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, ये हमें मालूम पड़ गया। अभी हम जब बात कर रहे थे फैराडे के नियमों में, तो हम ये देख रहे थे इन एक्सपेरिमेंट में कि इनमें ऐसा क्या हो रहा है कि इनके अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, अब जब हमारी कुंडली और चुंबक के बीच में गति हो रही है, याद करना उस प्रयोग को दोबारा से ले रहा हूं, जब चुंबक को मैं कुंडली के पास में लेकर जा रहा था, तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो चुंबकीय बल रेखा है जो इसको काटते हुए जा रही है, दिखाई दे रही होगी आपको चुंबकीय बल रेखा है, ये जैसे जैसे ये इसके नजदीक ऐसे जाएगा तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटेगा, ज्यादा से ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटेगा, अर्थात क्षेत्र रेखाओं में क्या होगा, परिवर्तन। फिर इसको दूर लेकर जाएंगे, दूर लेकर जाएंगे तो ये जो क्षेत्र रेखाएं हैं फिर कटेगी तो है, पर इनकी संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पहले ज्यादा थी और ज्यादा से फिर कम हो रही, अब भी क्या हो रहा है, परिवर्तन। जब आप कुंडली के पास में जा रहे हैं तो भी परिवर्तन हो रहा है, जब आप कुंडली से दूर जा रहे हैं तो भी परिवर्तन हो रहा है। किसमें हो रहा है परिवर्तन, क्षेत्र रेखा। ठीक, और क्षेत्र रेखाओं की संख्या को आप क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अर्थात जब आप कुंडली के पास में जाते हैं या कुंडली से दूर जाते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स बदलता है। ठीक, दूसरे प्रयोग में भी सेम घटना यही हो रही, क्योंकि पास में जा रहे हैं दूर आ रहे। तीसरे प्रयोग में क्या हो रहा है, जब हम दाब कुंजी को दबा के रखते हैं तो फ्लक्स आपका, जैसे आपने दाब कुंजी को दबाया तो फ्लक्स आपका 0 से I की तरफ जा रहा है, मतलब जो आपकी धारा है 0 से I की तरफ जा रही है इस वाली कुंडली में, यानी कि आपका फ्लक्स बढ़ रहा है, बल रेखाओं की संख्या बढ़ रही। पर जब धारा आपकी मान लो I हो गई, यानी धारा आपकी क्या हो गई बच्चों, स्थिर हो गई। तो धारा स्थिर हो गई अर्थात अब उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। फिर जब आप दाब कुंजी को छोड़ते हैं तो वापस से धारा 0 होती है, तो धारा अब I से वापस 0 की तरफ लौट रही है। मतलब यहां जब आप 0 से I पर जा रहे हैं तो भी परिवर्तन हो रहा है,
जब I से 0 पर आ रहे हैं तो भी परिवर्तन हो रहा है। जब जब परिवर्तन होता है तब तब धारा प्रेरित होती है। जब जब परिवर्तन होता है तब तब धारा प्रेरित होती है। ठीक है, जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं ना, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूं। तो याद रखना, जब जब परिवर्तन होता है तब तब धारा प्रेरित होती। किसमें परिवर्तन होता है? चुंबकीय फ्लक्स में। तो विद्यार्थियों, अब बहुत इंपॉर्टेंट नियम की तरफ हम बढ़ रहे हैं, वो है आपका फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। और वो मैं अभी आपको सिखाया है। ये आया था 2002 में, 2004 में, 2007 में, 2009 में, 2010 में, 2015 में, 2020 में, 2022 में। एमपी बोर्ड की इतनी परीक्षाओं में पूछा गया है और सभी बोर्ड में पूछा जाता है। जो भी जितने भी स्टेट बोर्ड है, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, सब में पूछा जाता है। तो विद्यार्थियों, अभी मैंने आपको सिखाया, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूं। यानी कि जब जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तब तब धारा प्रेरित होती है। तो ऐसा कहूं कि जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, धारा प्रेरित होती रहती है, विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। तो मैं इसको दो हिस्सों में बांट रहा हूं। पहला नियम के हिसाब से अपन पहला नियम कह सकते हैं कि जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो क्या होता है? इससे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। अगर परिपथ बंद है तो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। और यह तब तक, यह धारा में परिवर्तन यह तब तक जारी रहता है, प्रेरित धारा तब तक उत्पन्न होती है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना बंद, आपकी धारा प्रेरित होना भी बंद। तो विद्यार्थियों, क्या नियम बनाएंगे कि जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, और यह परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जब तक जारी रहता है तब तक प्रेरित धारा उत्पन्न होती रहती है। ठीक, पाप की हानि, पाप खत्म हो गया, भगवान वापस अपने लोक पर। तो हमने बताया ना, जब चुंबक को हम ले जा रहे थे पास में और चुंबक क्या हो रहा था? स्थिर हो रहा था। जैसे ही चुंबक स्थिर हो गया, धारा शून्य हो गई, प्रेरित धारा शून्य हो गई। हमने दाब कुंजी को रख दिया, अब परिवर्तन शून्य हो गया क्योंकि धारा स्थिर हो गई थी। तो तीनों ही परिस्थितियों में हमने सीख लिया कि जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और इसके कारण प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, और यह तब तक बनी रहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जारी रहता है। ऐसा आप लिख सकते हैं। दूसरी घटना की तरफ आते हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, पर किसके कारण उत्पन्न हो रहा है? चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण। और इस चीज को आप ये भी देखें, मैं वापस से वहीं लेता हूं आपको उसी डायग्राम में, कि जो जितना आपका चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है, ये देखिए मैंने वापस आपको प्रयोग में ले आया। तो जब आपके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो धारा प्रेरित हो रही। अब उन्होंने ये भी देखा था इसमें कि यदि हम इसकी गति बढ़ा दें, चुंबक की या चुंबक और कुंडली के मध्य अपेक्षिक गति को क्या कर दिया जाए? बढ़ा दिया जाए, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की मात्रा भी, परिमाण भी बढ़ जाएगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण बढ़ जाएगा, प्रेरित धारा का परिमाण बढ़ जाएगा। तो विद्यार्थियों, समझ में आई होगी आपको कहानी। तो दूसरा, और जो नियम ही वही है, दूसरा तीसरा कुछ नहीं है। ठीक है, वास्तव में देखा जाए तो नियम क्या है? नियम यही है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, जैसे जैसे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर
प्रेरित विद्युत वाहक बल के अनुक्रमानुपाती होती है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के अनुक्रमानुपाती होती है। विद्यार्थियों, ये जो ऋण चिन्ह यहाँ दिखाया गया, अब मैं पास में ले जा रहा था तो एक दिशा में विक्षेप हो रहा था, दूर ले जा रहा था ठीक विपरीत दिशा में विक्षेप हो रहा था, तो यह उस विक्षेप की दिशा को ही बता रहा एक प्रकार से। ठीक, तो जब जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, ध्यान रखना, जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो उसके क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, बराबर माइनस डी फाइव बाई डी टी, अगर यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है तो माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। अब यहां से प्रश्न बनता है बच्चों, ऑब्जेक्टिव के लिहाज से बता रहा हूं कि भैया प्रेरित विद्युत वाहक बल निर्भर करता है, पहली कहानी क्लियर, फ्लक्स में बदलाव होगा तो ही प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो किन किन पर निर्भर कर रहा है, इन सब चीजों को इसी फार्मूले से डिकोड करेंगे। नंबर 1, फ्लक्स में परिवर्तन। नंबर 2, फेरों की संख्या। नंबर 3, समय, परिवर्तन की दर है तो समय तो वहां आ ही गया। अब फाई बराबर अगर हम रखें यहां पर बी ए कोस थीटा, तो चौथी चीज, अगर इसकी गति में भी हो, अगर ये चुंबक और कुंडली के मध्य क्या होती हो, गति, तो अभी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। फाई की जगह क्या रख सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो, बातें वही है, पर आपको ऑप्शन में इस टाइप के पॉइंट चीजें मिल जाएगी। कुंडली के क्षेत्रफल पर, ठीक है, और यानी कि कुंडली में आप फेरों की संख्या बढ़ा दो तो भी प्रेरित विद्युत वाहक बल बदल जाएगा, प्रेरित धारा बदल जाएगी। फ्लक्स में परिवर्तन कर दो तो भी प्रेरित विद्युत वाहक बल बदल जाएगा। समय में परिवर्तन कर दो, गति में कर दो, चुंबकीय क्षेत्र में कर दो, इन सब चीजों में आप परिवर्तन करेंगे तो आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो ये आप याद रखना, ये निर्भर करने वाले सारे कारक जो कि ऑब्जेक्टिव के लिहाज से मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। आपको ये कहानी भी क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ाते हैं। तो अभी हमने जो पढ़े हैं वो क्या है, फेराडे के नियम। क्या लिख कर आओगे अगर फेराडे के नियम में, तो वास्तविकता में नियम यही है जो भी मैंने बताया कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होती है। बस यह पहला जो मैंने नियम बना के बताया वो पहला नियम तो ऐसे ही है, बस नियम तो एक ही है। वैसे ये तो पहला क्या है कि जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और जब तक बना रहता है जब तक कि फ्लक्स में परिवर्तन जारी रहता है। ये सब लिख सकते हैं आप। अब अगला टॉपिक है आपका लेंज का नियम। लेंज का नियम तथा ऊर्जा संरक्षण का नियम। प्यारे विद्यार्थियों, अब लेंज के नियम को समझते हैं। वैसे लेंज का नियम बहुत सिंपल है, पहले इसको समझने का प्रयास करें। आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये हमने पहले बुक से ही डायग्राम ले लिया ताकि समय आप लोगों का बचे। अब इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, आपको थोड़ा बेहतर समझ में आया इसलिए थोड़ा सा इसको हमने घुमा दिया। ठीक, अब समझेंगे इस बात को कि जब ये चुंबक इस बंद कुंडली के पास में आ रहा है, ये कुंडली बंद है, जब चुंबक को हम कुंडली के पास में लेकर आ रहे हैं, प्रेरित धारा तो उत्पन्न होगी क्योंकि कुंडली बंद है। ये तो हमें सीख चुके हैं ना आप, जब चुंबक को हम कुंडली के पास में लाते हैं तो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ये हम पढ़ चुके, समझ चुके, बहुत बढ़िया बात। ठीक, तो अब यहां जब इसको पास में ला रहे हैं तो यहां इसको पास में जैसे जैसे आप ला रहे हैं तो पास में ला रहे हैं, जैसे कि आप लोगों की ये कुंडली है, इस कुंडली के पास में जब चुंबक आ रहा है तो चुंबकीय बल रेखा है इसको काटते जा रही है, काटते जा रही है, और इसका फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ते जा रहा है। तो फ्लक्स जब बढ़ता है तो
वामाव्रत दिशा में, है ना, ये जब पास में आ रहा है, देखो ये वाला लेके आ रहा है ना, वो तो दूर ले जा रहा है, ये माफी चाहता हूँ, ये पास में जब आ रहा है तो वामाव्रत दिशा में, वामाव्रत मतलब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में धारा प्रेरित हो जाती है। तो यहाँ जो है वामाव्रत दिशा में क्या हो गई, आपकी धारा प्रेरित हो गई। ये देखिए अब, है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में धारा प्रेरित हो, क्यों हो रही है, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आ रहा है तो धारा प्रेरित हो रही है। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रही है। अब ये जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही, तो मैं थोड़ा सा एक तरीका बता रहा हूँ, ये एरो इधर जा रहा है तो यहाँ से एरो मिलाया, है ना, इसमें जैसे समझिए कि ये ऐसा है, तो जैसे यहाँ एरो है तो एरो को आपने ऐसे पकड़ा, फिर एरो पर ऐसे बनाया, ये आपका जो बन रहा है इसका शेप एन जैसा बन रहा है ना, मेरा पूरा परफेक्ट एन नहीं बना पर इसका बना, तो एन जैसा बन रहा है, तो आप इसको एन ध्रुव की तरह व्यवहार करेंगे। या फिर एक तरीका और है, जैसे ये धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है, अब आप ध्यान से देखिएगा, ये कुंडली में धारा ऐसे जा रही है, दिख रही होगी आपको, धारा ऐसे जा रही है, मेरा थंब बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है इधर, आप पेपर पर बनाएं ऐसे कुंडली और उसमें धारा प्रवाहित कर दें एंटी क्लॉकवाइज, और फिर उस पर अपना हाथ रखें, आपका थंब अंगूठा जिधर पॉइंट करता है, देखो ये अंगूठा बाहर की तरफ ऐसे पॉइंट कर रहा है, तो मतलब जो बाहर की तरफ पॉइंट करेगा उसमें आप उसको बना दे आप एन ध्रुव, इसके पीछे एस ध्रुव होगा, ठीक, तो ये वाला ध्रुव हो गया आपका एन ध्रुव, ठीक, तो ये एन ध्रुव की तरह काम कर रहा है। अब एन और एन में क्या होता है, प्रतिकर्षण, ये बात आप जानते हैं। फिर जब इस चुंबक को हम दूर ले जा रहे हैं, इस चुंबक को यहां पर दूर ले जा रहे हैं, जब आप चुंबक को दूर लेकर जा रहे हैं, तो ये बल रेखाओं की संख्या क्या हो गई, घट गई, बल रेखाओं की संख्या घट गई यानी फ्लक्स भी घट गया, ठीक। अब धारा प्रेरित तो हुई पर इसके ठीक विपरीत दिशा में, तो आपने यहां पर भी वही प्रक्रिया अपनाई करी, इसमें भी तरीके से अगर ट्रिक से बनाना चाहें तो इस तरह से बनाया जा सकता है, ये एक सिंपल तरीका है, ये एस जैसा बन रहा है तो इसको पर हमारे पास तो सीधा सा तरीका है। अब आप क्या करेंगे कि अपने हाथ को ऐसे रखेंगे, आपकी कुंडली में जो धारा है ऐसे जा रही है, देखो आप ऐसे, जब धारा ऐसे जा रही है तो आपका अंगूठा अब आपकी कॉपी के अंदर है, तो मतलब एन आपका पीछे आपका दिखा है, आपका ये वाला हिस्सा दिख रहा है, अर्थात ये वाला हिस्सा क्या होगा, एस होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको एक बात समझ आई कि जब कुंडली के पास में हम ये लेकर आ रहे हैं तो यहाँ एन लेकर आए तो ये ध्रुव क्या बन गया, एन बन गया, उसके कारण प्रतिकर्षण हो रहा है। अब इस एन को दूर ले जा रहे हैं तो ये एस बन गया, तो इनमें क्या हो रहा है, आकर्षण। अब हम समझ गए कि जब भी हम कुंडली को चुंबक के पास में लाते हैं, जब भी हम कुंडली को चुंबक के पास में लाते हैं या दूर ले जाते हैं तो उसमें धारा तो प्रेरित हो रही है, वो एक कहानी है, वो पहले पढ़ ली हमने, पर जैसे हम चुंबक को पास में ला रहे हैं तो उसमें प्रतिकर्षण हो रहा है, जब दूर ले जा रहे हैं तो उसमें आकर्षण हो रहा है। तो बच्चों, लेंज का नियम यही कहता है कि जब चुंबक और कुंडली के मध्य आप गति करा रहे हैं, जब किसी बंद कुंडली के पास में हम चुंबक को लेकर आते हैं तो उसमें प्रेरित धारा, ये धारा प्रेरित हुई, प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण स्वयं उत्पत्ति। ये एन इसमें आया क्यों, ये एन जब पास में आ रहा था तभी आया, है ना, ये जब दूर गया तभी इसमें आया। भाई ये तो सृष्टिकर्ता का विरोध कर रहा है, भगवान का विरोध कर रहा है, जिसने इसको बनाया उसका विरोध कर रहा है, जिसके कारण ये आया ना उसी का विरोध कर रहा है। तो समझिएगा इस बात को कि जब चुंबक को कुंडली के पास में ला रहे हैं तो उसमें प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार हुई कि उस पे एन पोल बन गया, हम एन ध्रुव को ला रहे हैं। जब आप अगर एस ध्रुव लेकर आएंगे तो उसमें उसकी दिशा इस प्रकार हो जाएगी कि वो एस ध्रुव बना लेगा। जब आप दूर एन ध्रुव को ले जा रहे हैं तो उसने फिर वहां पर क्या बना लिया, एस ध्रुव बना लिया। अब आप दूर जा रहे हैं तो वो आपको खींचेगा अपने पास। तो लेंज का नियम बहुत सरल नियम है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवता इस प्रकार होती है कि वह उस दिशा में धारा प्रवाह को प्रवृत्त करे जो उसे उत्पन्न करने वाले कारक का विरोध कर रहे हैं। आप तो सरल भाषा में इस प्रकार से लिख लेना कि लेंज के नियमानुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा
इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण उसकी स्वयं की उत्पत्ति हुई। उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण उसकी स्वयं की उत्पत्ति हुई है। यही लेंज का नियम है। व्याख्या में क्या लिखेंगे, इसकी पूरी कहानी अगर आप लोगों को लिखने के लिए आ जाए तो आप लिखेंगे कि किसी बंद कुंडली के पास में कोई चुंबक, चुंबक का कोई एक ध्रुव एन ध्रुव लेकर आते हैं, तो उस कुंडली में वामावर्त दिशा में धारा प्रेरित हो जाती है और वामावर्त दिशा में प्रेरित हो जाती है, जिससे कुंडली का वह सिरा एन ध्रुव बन जाता है। कौन सा सिरा, जो चुंबक के समीप है, एन ध्रुव बन जाता है और एन ध्रुव और एन में प्रतिकर्षण बल लगता है। इसी प्रकार से जब हम चुंबक को, एन ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाते हैं तो उसमें भी क्या होता है, दक्षिणावर्त दिशा में धारा प्रेरित हो जाती है और कुंडली और चुंबक के मध्य आकर्षण बल लगता है। दोनों ही परिस्थिति में वह उस कारण का विरोध कर रहे हैं जिस कारण से उनकी स्वयं उत्पत्ति हुई है। ये पूरा आप एक्सप्लेनेशन अगर लिखना चाहें, व्याख्या अगर लिखना चाहें, वैसे व्याख्या पूछी नहीं जाती, पूछा तो नियम ही जाता है। तो नियम क्या हो गया, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि वो उस कारण का विरोध करती है। अब ये तो हो गया लेंज का नियम। लेंज के नियम में एक कहानी और है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या, ऊर्जा संरक्षण का नियम सब जानते हैं कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, जब आप इस चुंबक को इस कुंडली के पास में लेकर आ रहे हो तो यहां पर जो यांत्रिक कार्य हो रहा है बच्चों, वही यांत्रिक कार्य कुंडली में प्रेरित धारा, जब चुंबक को कुंडली के पास में लाते हैं, जब चुंबक को कुंडली के पास में लाते हैं तो जो यांत्रिक कार्य होता है वह यांत्रिक कार्य विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है। जब चुंबक को कुंडली से दूर ले जाते हैं तो यहां पर भी यांत्रिक कार्य हो रहा है। वही यांत्रिक कार्य कहां परिवर्तित हो रहा है, कुंडली में प्रेरित धारा के रूप में परिवर्तित हो रहा है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुरूप है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुरूप है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको समझ में आया होगा लेंज का नियम, वो उस कारण का, इसकी जो प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण इसकी स्वयं की उत्पत्ति हुई है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ, अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। गतिक विद्युत वाहक बल, ये 2019 की परीक्षा में ये भी आया हुआ है। तो हम कल्पना कर लेते हैं, पहले गतिक विद्युत वाहक बल की परिभाषा जरूर हमने दिखा दी है, समझ में आखिरी में आएगी। जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो तब चालक के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल को ही गतिक विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसको समझते हैं। अभी अपन ने इसमें कुछ, आपने एक फ्रेम ली हुई है, ये एक वायर की फ्रेम है, ठीक, PQRS। अब ये जो वाला जो वायर आपने इसके ऊपर ऐसे लगाया हुआ है, ये इस पर आसानी से स्लाइड कर सकता है, चल सकता है। ठीक, आपने चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ये इसको रख दिया है, ठीक, ताकि ये चले तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो जाए। अब हमें यहां निकालना है विद्युत वाहक, और हम कह रहे हैं कि ये ऐसे चलेगी तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा। ठीक, अब हमें ये पता है कि जब फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। तो अब हमें चाहिए विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, पर उसके लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स के लिए जो सूत्र होता है बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र होता है फाई बराबर BA, हमने पढ़ा है, ठीक है, BA। अब A चाहिए, A क्या है, तो A इस कुंडली का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये आयताकार कुंडली है, L इसकी लंबाई है, और आपने इसको इधर स्लाइड किया तो ये वाली जो दूरी है उसको हमने x माना हुआ है, तो लंबाई गुणित चौड़ाई, तो BLX, तो ये आ गया चुंबकीय फ्लक्स। अब हम बात कर रहे हैं विद्युत वाहक बल की, तो बच्चा -d/dt, फाई की जगह हमने रख दिया BLX। BL आपका क्या हो जाएगा, नियतांक बाहर आ गया, अंदर आया -dx/dt।
dx बाई डी टी को आप क्या लिख सकते हो, वेग लिख सकते हो। तो जो dx बाई डी टी है उसको हमने ले लिया माइनस v। तो ये जो आया बी एल वी प्लस बी एल वी, ये जो प्लस बी एल वी है यही प्रेरित विद्युत वाहक बल है। तो जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, ये चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा था चालक, तो चालक के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसको अपन प्रेरित विद्युत वाहक बल को गतिज विद्युत वाहक बल भी कहते हैं, गतिज विद्युत वाहक बल कहते हैं। जब चालक और चुंबक के मध्य गति होती है तो उससे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और उसे हम गतिज विद्युत वाहक बल कहते हैं। और इसका व्यंजक आ जाए तो इस प्रकार से आप कर देना, आपको फ्लक्स निकाल लेना, फ्लक्स निकाल के फेराडे के द्वितीय नियम में आप रख देना मान फाई का बी एल एक्स, तो बी एल न्यूतांक हो जाएगा माइनस डी एक्स बाय, तो ई इज इक्वल टू प्लस बी एल बी। ये सिद्ध करके आ जाना, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। अगला टॉपिक है स्वप्रेरण, और ये स्वप्रेरण आया है 2023 में। ठीक है, स्वप्रेरकत्व गुणांक आया था वैसे एमपी बोर्ड की 2023 की परीक्षा में, तो पर हमने पूरा टॉपिक पर डाल दिया है ईयर। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब चर्चा करनी है स्वप्रेरण की। तो बच्चों आप समझो, पहले प्रेरण समझते। प्रेरण क्या हो गया कि जब हमने किया फ्लक्स में परिवर्तन, और फ्लक्स में परिवर्तन करने से धारा प्रेरित हो गई। फ्लक्स में परिवर्तन, आपने जब फ्लक्स में परिवर्तन किया यानी कि आपने किया डी फाई बाई डी टी, और उसके कारण जो होगी धारा प्रेरित, और इसी को हम कहते हैं प्रेरण। अब हमें देखना है स्वप्रेरण कि स्वप्रेरण क्या होता है। तो इस चीज को मैं थोड़ा सा हटा देता हूं, है ना। अब हम स्वप्रेरण पे चर्चा कर देंगे। दो प्रकार के प्रेरण हम पढ़ेंगे, एक तो स्वप्रेरण पढ़ेंगे और एक हम पढ़ेंगे अन्योन्य प्रेरण। तो पहले स्वप्रेरण। स्वप्रेरण नाम से है स्वयं में प्रेरण, स्वयं में प्रेरण यानी स्वयं में परिवर्तन होने से धारा प्रेरित होना, यानी कुंडली में स्वयं में परिवर्तन हो और उससे धारा प्रेरित हो जाए, इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। हमारे पास एक डायग्राम है, आपको दिख रहा है, इसमें थोड़ा स्पष्ट नहीं है तो थोड़ा समझने का प्रयास करें कि यहाँ पर एक कुंडली है और इस कुंडली में हमने जो ये फेरे हैं, ये जो है आपको ब्लैक ब्लैक इस टाइप से दिखाई दे रहे हैं, ये कुंडली में फेरे हैं। ठीक है, ठीक, यहाँ हमने एक बल्ब लगाया गया है और यहाँ एक प्रेशर की है। ठीक, यहाँ एक परिवर्ती प्रतिरोध लगा दिया है, रियोस्टेट लगा दिया यानी कि, और यहाँ पर आपकी बैटरी। ठीक है, ये सारा पूरा डायग्राम एक्सप्लेन कर दिया। तो बच्चा समझना इस बात, जब आपने इस प्रेशर की को दबाया तो आपका जो 0 पर था, अभी धारा बंद है, तो अब जैसे ही आपने दबाया तो आपकी धारा धीरे 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 कहाँ पहुंच जाएगी, आई धारा तक पहुंच जाएगी। आई कोई पर्टिकुलर धारा मान लेगा। अब 0 से आई तक हम गए, ठीक है, तो फ्लक्स आपका बढ़ रहा है, और जब फ्लक्स बढ़ेगा तो विपरीत दिशा में धारा प्रेरित होगी। तो आपकी जो धारा, मुख्य धारा, ये जो नीचे से ऊपर तक जो प्रवाहित हो रही है यहाँ प्लस से माइनस की तरफ, इसको हम क्या कह रहे हैं, मुख्य धारा। और जैसे ही आपने फ्लक्स में परिवर्तन किया तो मुख्य धारा के ठीक विपरीत धारा प्रेरित हो गई, और उस धारा को, जो धारा प्रेरित हुई है, वो इस धारा का क्या कर रही है, विरोध कर रही है। ठीक, पर कुंडली हमारे पास एक ही है, इसी कुंडली में धारा प्रेरित हुई, इसीलिए हम उसको क्या करें, स्वप्रेरण। फिर अगर मान के चलो कि धारा अगर आई पर है और आई से 0 पर आ गई, तो फ्लक्स आपका घट रहा है। तो जब फ्लक्स घट रहा है तो मुख्य धारा की दिशा में ही, जिधर मुख्य धारा जाती है उधर ही प्रेरित धारा भी उत्पन्न हो जाए। इसीलिए तो आपने देखा होगा कभी कभार क्या होता है कि जब अचानक से आपका जो है धारा बंद होती है, विद्युत धारा बंद होती है, बंद होने का तात्पर्य परिपथ खुल जाता है, उस परिस्थिति में कभी कभी बल्ब फ्यूज हो जाता है।
या अधिक चमक के साथ बुझता है, अधिक चमक के साथ बुझेगा, पहले चमकेगा फिर बुझेगा, ये हमने देखा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वप्रेरण किसी कुंडली में क्या होना, प्रेरित धारा, उसी कुंडली में धारा उत्पन्न होना क्या कहलाता है, स्वप्रेरण कहलाता है। किसी कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन होने से उसी कुंडली में धारा प्रेरित होने की घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। ठीक है, यानी कि कुंडली में धारा प्रेरण होने की जो घटना है, जब कुंडली में धारा बहाने पर, जब किसी कुंडली में धारा बहाने पर विद्युत धारा के मान में परिवर्तन किया गया है, हमने फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, जिससे उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, फलस्वरूप उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। कितना बढ़िया। जब किसी कुंडली में आप क्या कर रहे हैं, विद्युत धारा का मान में यहाँ परिवर्तन किया जाता है, तो कुंडली में क्या बदला, फ्लक्स बदला, एक बार बढ़ा एक बार घटा, दोनों ही परिस्थिति हो सकती है। फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो फलस्वरूप जिस कुंडली में आप फ्लक्स में परिवर्तन कर रहे थे, उसी कुंडली में क्या हो गई, धारा प्रेरित हो गई, इस घटना को हमने कहा स्वप्रेरण। बच्चों, अब हमने ये पता चल गया कि जब कुंडली में धारा में बदलाव करते हैं तो उसमें फ्लक्स बदलता है, फ्लक्स बदलने से प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, तो फ्लक्स परिवर्तन करने से प्रेरित धारा परिवर्तित होती है। तो फ्लक्स समानुपाती हो गया धारा के। आप समानुपाती के चिन्ह को हटाओ, यहां पर एक नियतांक आएगा L। इस नियतांक को बच्चों हम कहते हैं स्वप्रेरकत्व गुणांक। ये हो जाएगा L बराबर 5/I। यहां अगर हम परिभाषा लिखना चाहें कि यदि कुंडली में ठीक है, एक एम्पियर की धारा अपन प्रवाहित करें, तो उस कुंडली का जो स्वप्रेरकत्व गुणांक है चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होगा। यदि कुंडली में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर है, तो उसका जो स्वप्रेरकत्व गुणांक है वो चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है। ये एक बात हो सकती है। दूसरी तरह से हम इसको देखें, एक परिभाषा इस प्रकार से भी दे सकते हैं स्वप्रेरकत्व गुणांक की, E बराबर -d∅/dt। अब हम पढ़ चुके फाई बराबर क्या है, Li, तो E बराबर हो गया -L/di/dt। प्यारे विद्यार्थियों, यदि मैं कहूं कि यदि कुंडली में जो धारा में परिवर्तन है वो 1 एम्पियर पर सेकेंड है, ठीक है, तो प्रति इकाई समय में प्रवाहित धारा, प्रति इकाई समय में प्रवाहित धारा, ठीक है, का स्वप्रेरकत्व गुणांक प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर, स्वप्रेरकत्व गुणांक प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर हो। यदि कुंडली में जो धारा में परिवर्तन 1 एम्पियर पर सेकेंड की दर से होता है, तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वह स्वप्रेरकत्व गुणांक के बराबर होता है। देखो, एक अमेरिका के एक वैज्ञानिक है हेनरी, और फेराडे के ही तरह उन्होंने भी इस पर प्रयोग किए, तो उन्हें भी इसके सम्मान में स्वप्रेरकत्व गुणांक, है ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए और खोजे की, इस कारण से उन्हें भी इसके सम्मान में इनका जो मात्रक है, प्रेरकत्व या स्वप्रेरण, इन सब के जो मात्रक हैं वो इनके नाम पर रखा गया, जिसे अपन कहते हैं हेनरी। इनके सम्मान में उसको नाम दिया गया, उसका मात्रक दिया गया हेनरी। तो स्वप्रेरकत्व का मात्रक हो गया हेनरी। ठीक है बच्चा, अब हमें स्वप्रेरकत्व के लिए मात्रक भी देख लेते हैं, π/I। अब देखो, एक मात्रक तो हेनरी हो गया, एक और मात्रक निकाल रहे हैं, वेबर हो सकता है धारा का एम्पियर, तो हम लिख सकते हैं वेबर पर एम्पियर। ठीक है, और भी हो सकते हैं, पर वेबर पर एम्पियर हो सकता है। अब बच्चा विमीय सूत्र पर आए, तो फ्लक्स का विमीय सूत्र हमें चाहिए, तो बी का विमीय सूत्र अब याद नहीं हो तो इसका भी तरीका भाई, B इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है, तो
एफ इज इक्वल टू आई एल भी पड़ा हुआ है, तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा एफ अपॉन आई एल। तो एफ का विमेय सूत्र एम एल टी माइनस टू, धारा का एम्पियर का है, लंबाई के लिए एल, तो क्या आ जाता है एम एल जीरो टी इनवर्स टू ए इनवर्स वन। अब ये यहाँ रख के देख लो, तो ये हो जाएगा एम वन एल जीरो टी इनवर्स टू, और ये हो गया एल स्क्वायर। तो एम वन ए भी है ना, तो एम वन एल स्क्वायर टी इनवर्स टू ए इनवर्स वन, ये आपका हो गया विमेय सूत्र किसका, स्वप्रेरकत्व का, प्रेरकत्व का। और अगर अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए भी लिखना हो तो यही लिख के आना है, हेनरी है ना, और वेबर पर एम्पियर, या फिर विमेय सूत्र पूछे तो एम वन एल स्क्वायर टी इनवर्स टू ए इनवर्स वन। ठीक है। अब एक प्रश्न है कि एक लंबी परिनलिका के लिए स्वप्रेरकत्व का व्यंजक प्राप्त कीजिए, और ये पूछा है 2013 में पूछा, 15 में पूछा, 16 में पूछा, 18 में पूछा और 23 में पूछा। तो बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लंबी परिनलिका के लिए स्वप्रेरकत्व का व्यंजक, बहुत सरल तरीके से बता रहा हूं। ठीक है, हमारे पास मान लो कि माना कि एक परिनलिका है, ठीक है, हमारे पास एक परिनलिका है, इस परिनलिका की लंबाई हमने मान ली एल लंबाई की परिनलिका है, इस परिनलिका में आई धारा प्रवाहित हो रही है। अब हमें इसके लिए क्या निकालना है, स्वप्रेरकत्व निकालना है। हम पढ़ चुके जब हमें स्वप्रेरकत्व की जरूरत है तो स्वप्रेरकत्व बच्चा L बराबर फाई बटा आई होता है, हमने ये पढ़ लिया अभी। और इस कुंडली का हमें फाई निकालना है, और जब फाई निकालना है यानी कि चुंबकीय फ्लक्स निकालना है, तो बच्चा चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर होता है बी एन ए। एन क्या है, इस कुंडली में फेरों की संख्या है, और ए इसका क्षेत्र। अब जरूरत है हमें बी की, तो परिनलिका का चुंबकीय क्षेत्र, तो परिनलिका का चुंबकीय क्षेत्र हो गया बी बराबर म्यू नॉट एन आई होता है। तो हम यहां ले रहे कैपिटल एन, टोटल नंबर ऑफ टर्न, तो म्यू नॉट एन आई बाई एल। ठीक है, एन क्या होता है, तो ये एन फेरों की कुल संख्या होती है, हमने इस तरह से पढ़ा होगा वहां म्यू नॉट एन आई। प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या आप लोगों ने पढ़ी हुई है, ठीक है, वो एन होती है। तो यहां हमने एन बाई एल लिख दिया। अब ये एन बाई एन का मान यहां रख देते हैं, म्यू नॉट एन आई बाई एल इंटू ये हो गया म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए बाई एल। तो बच्चा फाई का मान यहाँ रख देते हैं, फाई का मान रखेंगे म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए बाई एल बाई आई, आई से आई आप लोगों का कैंसिल हो गया। तो बच्चों हमें मिला एल बराबर म्यू नॉट एन वर्ग ए बाई एल। देखो कहानी समझ आई होगी, ये आपका हेनरीज की यूनिट है, यहाँ लिख दिया अपन ने। परीक्षा में आ सकता है कि भाई लंबी परिनलिका के लिए स्वप्रेरकत्व गुणांक का व्यंजक। अब ये किस किस गुणांक पर निर्भर करता है तो वो भी देख लेते हैं। एक तो ये निर्भर कर रहा है फेरों की संख्या पर, दूसरा निर्भर कर रहा है कुंडली के क्षेत्रफल पर, आकार पर। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें मैं बता रहा हूं कि, और एक और कुंडली की लंबाई पर भी निर्भर कर रहा है। तो तीन चीजों पर निर्भर करा, एक तो फेरों की संख्या पर, एक क्षेत्रफल पर, और तीसरा इसकी लंबाई पर।
अगर फेरो की संख्या बढ़ा दो तो स्वप्रेरकत्व का मान भी बढ़ जाएगा। अगर क्षेत्रफल बढ़ा दो तो भी स्वप्रेरकत्व का मान बढ़ जाएगा। लंबाई बढ़ा दो, स्वप्रेरकत्व का मान कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको प्रभावित करने वाले कारक भी हमने देख लिए। छोटे मोटे सवाल आप लोग इनके जरूर करिएगा। मैं न्यूमेरिकल के लिए एक पृथक से वीडियो बनाऊंगा जिसमें बोर्ड में आने वाले सभी महत्वपूर्ण जो न्यूमेरिकल हैं वो एक ही वीडियो में बना दूंगा। ठीक है, और बाकी के जो वन शॉट आएंगे अगर उसमें जब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल बनता है तो वो साथ में ही शामिल कर दूंगा। ठीक है, तो अगले टॉपिक पर आते हैं, वो है आपका अन्योन्य प्रेरण। अभी हम पढ़ रहे थे स्वप्रेरण। स्वप्रेरण क्या हो रहा था, किसी कुंडली में अगर हम फ्लक्स में परिवर्तन कर रहे थे तो उसी कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा था, प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही थी। इस घटना को हम क्या कह रहे थे, स्वप्रेरण। पर यदि मान के चलो, मान लो कि भाई आप एक कुंडली में परिवर्तन करो, जब आपने परिवर्तन किसी एक कुंडली में किया, जब आप परिवर्तन किसी एक कुंडली में करो और धारा किसी और कुंडली में प्रेरित हो, ठीक है, ये यहां पर अपन ने एक दाब पूंजी भी लगा। ठीक, जब फ्लक्स में परिवर्तन किसी एक कुंडली में हो, है ना, जब फ्लक्स में परिवर्तन किसी एक कुंडली में हो और दूसरी कुंडली में धारा प्रेरित हो जाए। ठीक है, जब किसी एक कुंडली में धारा में परिवर्तन हो और उसके समीप रखी किसी दूसरी कुंडली में धारा प्रेरित हो जाए, इस घटना को कहते हैं अन्योन्य प्रेरण। होता यह कि इस कुंडली में धारा में परिवर्तित होने से इसके फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है और इसके फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण धारा प्रेरित हो जाती है। इस घटना को हम कहते हैं अन्योन्य प्रेरण। जिस प्रकार से हमने स्वप्रेरण में पढ़ा था कि फाइएस द्वितीय कुंडली के जो फ्लक्स में, प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तित करने से द्वितीय कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन हो गया। आपने यहां पर भी वही घटना काम करना है। समानुपाती का चिन्ह हटाया, एक नियतांक आया जिसको हम m लिख दिया, इसको कहते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक, अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक। इसका मात्रक विमीय सूत्र वही है। तो यदि प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, यदि प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है वह प्रेरकत्व गुणांक के बराबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है द्वितीय कुंडली में वह प्रेरकत्व गुणांक के बराबर होता है। कब होता है, जब कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। इसी के लिए भी पिछली बार जैसे अपन ने निकाला था वैसे ही इसके लिए भी हम निकाल रहे हैं कि E बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी। तो d बाई डी टी, फाई की जगह हम लिख रहे हैं एम आई पी, तो माइनस एम डी आई पी बाई डी टी। आप समझिए, यदि मैं ऐसा कहूं कि धारा के मान में जो परिवर्तन हो रहा है वो 1 एम्पियर पर सेकेंड है, तो विद्युत वाहक बल जो है वह किसके बराबर होगा, तो वह अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक के बराबर होगा। ठीक है, इसका मात्रक विमीय सूत्र वही है जो स्वप्रेरकत्व का है, तो आप वहां वो वही याद करेंगे। इसका जैसे मात्रक हेनरी है तो आप यहाँ पर भी हेनरी ही लिखना। अब आगे बढ़ाते हैं। दो लंबी परिनलिकाओं के लिए इसको ऐसा करो, दो समअक्षीय लंबी परिनलिकाओं के लिए अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक हमें बताना। ये 2009 और 2011 में आया हुआ है। तो दो लंबी परिनलिकाएं हम ले लेते हैं समअक्षीय। ठीक, ये आपकी हो गई प्राथमिक और ये हो गई आपकी द्वितीयक। ठीक, एक कुंडली में अगर हम फ्लक्स में धारा में परिवर्तित करेंगे, दूसरी कुंडली का फ्लक्स बदल जाएगा और उसमें धारा प्रेरित हो जाएगी। जो प्राथमिक कुंडली में
फेरों की संख्या n1 और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या हमने मान ली n2। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या n1 और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या है n2, ये अपन ने मान लिया। अब हमें यहाँ पर भी वही जो पिछले व्यंजक में निकाला वैसे ही यहाँ पर आपको चाहिए अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक। तो ये φs बराबर φs/ip। तो आपको यहाँ पर चाहिए अब चुंबकीय फ्लक्स पिछली बार की तरह। और चुंबकीय फ्लक्स के लिए जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा BA। द्वितीय कुंडली में निकाल रहे हैं इसलिए यहाँ लिखा N2। तो अब हमें चाहिए चुंबकीय क्षेत्र, तो वो कहाँ से निकलेगा? तो प्राथमिक कुंडली में। तो प्राथमिक कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? B बराबर μ0N1IP/L। ये B का मान यहाँ रख दो, तो μ0N1IP/L इंटू N2A, और ये मान यहाँ रख दो, तो ये आ जाएगा μ0N1N2IPA/LIP। IP से IP कैंसल, फॉर्मूला आया μ0N1N2A/L। तो अन्योन्य प्रेरकत्व का जो सूत्र हमें मिला वो मिला B बराबर μ0N1N2A/L। अब बच्चा जो चुंबकीय जो अन्योन्य प्रेरकत्व है है ना, जो अन्योन्य प्रेरकत्व है वो फेरों की संख्या के भी निर्भर करता है, प्राथमिक और द्वितीय दोनों ही कुंडली की फेरों की संख्या पर, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है और परिनलिका की लंबाई पर निर्भर करता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमें ये सारी चीजें पता चल गई कि कौन कौन सी चीज पर क्या क्या निर्भर करता है। तो ये व्यंजक भी आपका आ सकता है, पहले आया हुआ है पर अब इसकी इम्पोर्टेंस कम हो गई है। तो आप जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सा है आपका? तो आपका ये है लंबी परिनलिका के लिए स्वप्रेरकत्व का व्यंजक, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसकी तुलना में? अब हमें जो दो चीज़ें हमने पढ़ी अभी, स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण, ये अंतर भी 2022 की परीक्षा में आया। तो स्वप्रेरण में क्या होता है कि जब किसी कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन होता है और उसी कुंडली में जब किसी कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन होता है और उसी कुंडली में धारा प्रेरित हो जाती है, उसी कुंडली में धारा प्रेरित हो जाती है, इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। अन्योन्य प्रेरण क्या है? जब किसी एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन हो जिसके कारण दूसरी कुंडली का फ्लक्स बदलता है और उसमें धारा प्रेरित हो जाती है, इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। स्वप्रेरण में बच्चों एक ही कुंडली की जरूरत है, स्वप्रेरण में एक ही कुंडली प्रयोग होती है और अन्योन्य प्रेरण में दो कुंडलियों की आवश्यकता होती है। स्वप्रेरण में एक ही कुंडली, अन्योन्य प्रेरण में दो। स्वप्रेरण में क्या होता है कि जैसे ही हम पढ़ा रहे थे अभी आपको, जब स्वप्रेरण हमने पढ़ाया तो स्वप्रेरण में हमने जो उदाहरण लिया था, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, ये वाला। इसमें क्या था कि ये जो धारा आ रही थी, है ना, इसमें जो धारा आ रही थी, ये आपने जैसे ही फ्लक्स आपका बढ़ा था 0 से I की तरफ, तो फ्लक्स जब बढ़ रहा था तो धारा जो आ रही थी बच्चों आपकी आ रही थी विपरीत दिशा में, मुख्य धारा के विपरीत। तो स्वप्रेरण की घटना में क्या होता है, जो प्रेरित धारा है वह मुख्य धारा का विरोध करती है। स्वप्रेरण की घटना में प्रेरित धारा मुख्य धारा का विरोध करती है, जबकि अन्योन्य प्रेरण में यह घटना नहीं होती है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इन एक एक टॉपिक को बार बार वीडियो को रिपीट करके और ध्यान से एक एक टॉपिक को समझो।
सारे टॉपिक आपको समझ आ जाएंगे। इस तरह से कवर किया गया है कि आपकी बोर्ड परीक्षा में अगर आप ये वीडियो देख के जाते हैं तो इस चैप्टर में कोई गलती नहीं होगी, ऑब्जेक्टिव भी बनेंगे और आपके डेरिवेशन भी हो जाएंगे। विद्यार्थियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।